नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मनमानी बिलिंग के खिलाफ एक्शन की तैयारी। सूत्रों के मुताबिक सरकार उठा सकती है बड़ा कदम। सीरीज, ग्लव्स, कैन्यूला से लेकर पेसमेकर, हार्ट वाल्व जैसे मेडिकल डिवाइसेस के ट्रेड मार्जिन कैप करने पर विचार। मुंबई को जल्दी मिलने वाली है वंदे मेट्रो की सौगात। नई टेक्नोलॉजी से लैस होगी 16 कोच वाली वंदे मेट्रो। एसी और ऑटोमेटिक डोर सिस्टम, सुरक्षित सफर के लिए कवच से होगी लैस। सरकार ने नोटिफाई किए ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन बिल के रूल्स। गेमिंग अथॉरिटी को भी नोटिफाई किया। सिर्फ मनी गेम्स वाली कंपनियों को कराना होगा रजिस्ट्रेशन। ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाना होगा अनिवार्य। 1 मई से लागू होंगे नियम। सरकार जल्द कर सकती है ज्यादा इथेनॉल ब्लेंड करने वाले फ्यूल की टेस्टिंग। 1 हफ्ते में आ सकता है नोटिफिकेशन। रोल आउट से पहले तय होंगे नियम और दिशा निर्देश। जियो फाइनेंशियर और अलायंस के बीच जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 50-50 जेवी को मंजूरी। रेगुलेटरी मंजूरी के बाद जेवी शुरू करेगी ऑपरेशन। भारत में लाइफ इंश्योरेंस के लिए भी समझौते पर बातचीत जारी। इस्लामाबाद में होने वाली दूसरे दौर की बातचीत रद्द। ट्रंप ने अनिश्चितकाल के लिए सीज फायर बढ़ाने का किया ऐलान, लेकिन अमेरिकी नाकेबंदी रहेगी जारी। ईरान का जवाब, जब तक नाकेबंदी नहीं हटेगी नहीं होगी कोई बातचीत। ब्रेंट में तेजी और आईटी में गिरावट से फिसला बाजार। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद। आईटी इंडेक्स में 10 हफ्ते की बड़ी गिरावट। एनर्जी डिफेंस इंडेक्स बढ़त पर बंद। ऑटो बैंकिंग इंडेक्स में गिरावट। पश्चिम बंगाल में कल वोटिंग से पहले सुप्रीम कोर्ट की ममता बनर्जी पर सख्त टिप्पणी। कहा, मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र को खतरे में डाला। कोई भी मुख्यमंत्री जांच में रुकावट नहीं डाल सकता। टेस्ला ने भारत में अपनी पॉपुलर इलेक्ट्रिक एसयूवी मॉडल वाई का 6 सीटर वर्जन लॉन्च किया। एक शोरूम कीमत करीब 62 लाख रुपए। फुल चार्ज में करीब 681 किलोमीटर की रेंज का दावा। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की अंधाधुंध बिलिंग के खिलाफ सरकार बड़ा कदम उठा सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार सीरीज, ग्लव्स, कैन्यूला जैसे बेसिक आइटम से लेकर पेसमेकर, हार्ट वाल्व जैसे मेडिकल डिवाइसेस के ट्रेड मार्जिन पर कैप लगाने पर विचार कर रही है, ताकि मेडिकल बिल में हॉस्पिटल्स एक तय मार्जिन से ज्यादा किसी भी मरीज से कीमत ना वसूल सके। पूरी डिटेल बता रहे हैं हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए, सरकार जो विचार कर रही है कि जो ट्रेड मार्जिन्स होते हैं इन सब आइटम्स पे, जो कि बहुत ही बेसिक और क्रिटिकल आइटम्स होते हैं मेडिकल डिवाइसेस के नाम पर, उन पर ट्रेड मार्जिन्स पर कैप लगाया जाए कि किसी भी आइटम पे एक अधिकतम ट्रेड मार्जिन हो, इससे ज्यादा पर इसकी बिलिंग हॉस्पिटल्स ना कर सकें। इस तरह की व्यवस्था की जा रही है और इस पर लगातार चर्चा चल रही है। मैं सूत्रों से जानकारी मिली है कि इसमें सरकार ने इंश्योरेंस कंपनियों, मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री और भी कई सारे स्टेक होल्डर से बातचीत की है और कोशिश कर रही है कि कुछ सिलेक्टेड आइटम्स जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं खासतौर से बिलिंग में, जैसे कि कैनुला होता है, आईवी सेट्स होते हैं, ग्लव्स होते हैं, पेसमेकर्स होते हैं, इन सब का जिनका ज्यादा इस्तेमाल होता है, उन पर उनके ट्रेड मार्जिन्स पर एक कैप लगाया जाए। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इससे जो प्राइसिंग होगी वो एक ग्राहक को भी या मरीज को भी पता रहेगा कि इसकी मैक्सिमम कॉस्ट कितनी हो सकती है। लिहाजा इस पर बहुत ज्यादा ओवरबिलिंग करने के जो कंडीशंस हैं हॉस्पिटल की तरफ से वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो सरकार को जो शिकायतें मिली थी खासतौर से इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ से कि हॉस्पिटल्स बहुत ज्यादा एक्सॉर्बिडेंट चार्ज करते हैं। जैसे मसलन मैं एग्जांपल दूं, 3 रुपए का एक सीरीज होता है, उसकी कॉस्टिंग 30 रुपए की जाती है। कई बार जो 6 रुपए का आईवी सेट होता है उसकी कॉस्टिंग 120 रुपए तक की जाती है। जो 25,000 में बिकने वाला पेसमेकर्स होता है उसकी कॉस्टिंग 2 लाख रुपए तक की जाती है। और उसी तरह से 4 लाख का जो इंपोर्टेड हार्ट वाल्व होता है उसकी कॉस्टिंग कई बार 26 लाख से 30 लाख रुपए तक भी की जाती है। तो इस तरह के इंस्टेंसेस सरकार को मिले, लिहाजा इसके बाद सरकार ने काफी इस पर गंभीर और एक्शन लेने की तैयारी कर रही है और कोशिश कर रही है कि एनपीपीए, जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी ऑलरेडी जो फार्मास्यूटिकल्स पे काम करती है, वो इस तरह का कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स पर कुछ पायलट बेसिस पर अपने ट्रेड मार्जिन से के रेगुलेट करने को लेकर एक कैप लेकर आए, ताकि जिस तरह से आपने देखा होगा पहले नी इम्प्लांट
और खासतौर से स्टंट्स पर बड़े मात्रा में जो इस पे हॉस्पिटल की तरफ से चार्जेस की जाती है, उस पर मनमानी पर रोक लगी। उसी की तर्ज पर इन तमाम आइटम्स जो कंज्यूमेबल्स हैं, इन पर भी मनमानी पर रोक लगे। मुंबई को जल्दी ही वंदे मेट्रो की सौगात मिलने वाली है। सूत्रों के मुताबिक लोकल ट्रेनों की भीड़भाड़ के बीच यात्रियों को एयर कंडीशन और ऑटोमेटिक डोर सिस्टम से लैस वंदे मेट्रो ट्रेनों को मुंबई रूट पर जून में लॉन्च किया जा सकता है। पूरी डिटेल बता रही हैं दीपाली नंदा। बिल्कुल, सब जानते हैं कि मुंबई की अगर लाइफलाइन की बात की जाए तो लोकल ट्रेन है, और साथ ही साथ ये फैक्ट भी वाजिब है कि लोकल ट्रेन में सफ़र करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। तो किस तरह से डीकंजेशन पर काम किया जाए, खासतौर पर मुंबई सबअर्बन में, इसको लेकर रेलवे ने पूरी योजना तैयार कर ली है। और इसी के तहत जो पहली शुरुआत की जा रही है वंदे मेट्रो से, सोर्सेज से हमें ये जानकारी मिल रही है कि जून के आखिर तक वंदे मेट्रो को मुंबई रूट पर लॉन्च किया जाएगा। ये खासतौर पर अत्याधुनिक तकनीक से लैस एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जिसमें यात्रियों के लिए, खासतौर पर अगर हम सबअर्बन कनेक्टिविटी की बात करें, तो यहाँ पर यात्रियों को सुविधा मिलेगी एक ऐसी ट्रेन की जिसमें एयर कंडीशनर होगा और ऑटोमेटिक डोर सिस्टम से भी वंदे मेट्रो लैस है। खासतौर पर ऑटोमेटिक डोर सिस्टम की बात करें तो मुंबई सबअर्बन में इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आए दिन इस तरह के हादसे सामने आते हैं कि लोग जो है भीड़ की वजह से दरवाज़ों पर लटक कर सफ़र करते हैं और हादसे के शिकार भी हो जाते हैं। तो इस समस्या से निपटने के लिए जो ऑटोमेटिक डोर सिस्टम है, ये काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। साथ ही साथ अगर इसकी क्षमता की बात करें तो 16 कोचेस इसमें होंगे, 1500 से ज़्यादा यात्री इसमें बैठ कर जा सकते हैं, 2 से 2500 यात्री इसमें खड़े होकर सफ़र कर सकते हैं। और अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड भी इसकी 120 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी। और ख़ास बात ये कि ये वंदे मेट्रो कवच से भी लैस है, तो सुरक्षित सफ़र ख़ास तौर पर सबअर्बन में, मुंबई सबअर्बन में इस ट्रेन के ज़रिए मिलता हुआ नजर आएगा। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन बिल के रूल्स नोटिफाई कर दिए हैं। ये नियम 1 मई से लागू होंगे। क्या है इन नियमों में खास, बता रहे हैं असीम मनचंदा। CNBC आवाज ने सबसे पहले अपने दर्शकों को बताया था कि सरकार ऑनलाइन गेमिंग्स के रूल नोटिफाई करने जा रही है। तो अब सरकार ने ये गेम्स ऑनलाइन गेमिंग्स के रूल नोटिफाई कर दिए हैं। और खासतौर पे कि जो सरकार ने पिछले साल इस ऑनलाइन प्रमोशन एंड गैम्बलिंग एक्ट लागू किया था, और उसके बाद से ये काफ़ी चल रहा था कि सरकार कौन कौन से गेम को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहेगी। तो आज सरकार ने नोटिफाई करके साफ कर दिया कि सिर्फ वही गेम जो कि ई स्पोर्ट्स होंगे या फिर जो मनी गेम्स होंगे उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, बाकी किसी भी गेम को सरकार के पास रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। इसके साथ साथ एक अथॉरिटी भी बना दी गई है। इस अथॉरिटी के अंदर 6 सदस्य होंगे। वो डिटरमाइन करेंगे कि कौन सा गेम ई स्पोर्ट्स है, कौन सा गेम रियल मनी गेम है। उन सबको उसके डिटरमिनेशन करने के 90 दिन के अंदर उनको मंजूरी दी जाएगी। अथॉरिटी जो इस एक्ट है उसमें अथॉरिटी के पास पावर दी गई कि अगर कोई रियल मनी गेम ऑफर कर रहा है तो उसके ऊपर 1 साल की 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 3 साल की सजा उसके ऊपर की जा सकती है। तो सरकार ने आज ये सारे नियमों को नोटिफाई कर दिया है। 1 मई से ये लागू हो जाएंगे। उसके बाद जिस तरह से एक अनसर्टेनिटी थी इंडस्ट्री के सामने कि कौन से गेम परमिटेड होंगे, कौन से नहीं होंगे, वो अनसर्टेनिटी खत्म हो गई है। तो अब इस नए सिरे से कंपनियां अपने गेम्स, उसका जो ग्राहक है उनको ऑफर कर सकती हैं। कंपनियों को एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म भी बनाना पड़ेगा जिससे कि जो ग्राहक है उनका ग्रीवियंसेस आसानी से दूर हो जाए। तो ये सारी चीजें सरकार ने आज नोटिफाई कर दी। पश्चिम एशिया संकट की वजह से महंगे एटीएफ से जूझ रही एयरलाइंस को थोड़ी राहत मिल सकती है। CNBC आवाज को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि सरकार एटीएफ पर वैट घटा सकती है। इसके लिए राज्य सरकारों से बातचीत चल रही है। पूरी डिटेल बता रहे हैं रोहन सिंह। जी, अब तक जो सरकार ने कुछ स्टेप्स उठाए हैं कुशन करने के लिए एयरलाइंस को इस वेस्ट एशिया क्राइसिस है, उसमें अगर आप देखें एटीएफ पे जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए कैपिंग की गई है या फिर लैंडिंग पार्किंग चार्जेस कम किए गए हैं। इसके अलावा अगर हम कहें फेयर कैप को हटाया गया है। लेकिन अब आने वाले समय में कुछ और स्टेप्स हैं जो कि सूत्र में बता रहे हैं जिन पर काम हो रहा है। उसमें जो सबसे बड़ा जो स्टेप है वो है राज्यों के साथ बातचीत की जा रही है। अभी भी 4 ऐसे राज्य हैं जो कि ज़्यादा वैट चार्ज करते हैं। इनमें दिल्ली है,
25% वैट चार्ज करती है ATF के ऊपर। तमिलनाडु की बात करें तो 29% वैट जो है वो टैक्स करती है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र, जहां मुंबई से जितनी फ्लाइट्स हैं वहां पे आपको 18% जो वैट है वो चार्ज किया जाता है। तो इन 4 राज्यों से खास तौर पे बातचीत की जा रही है, सेपरेट मीटिंग्स की जा रही है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से। और इन राज्यों को 2 तरह का प्रस्ताव दिया गया है। एक तो उनसे कहा गया है कि टाइम लिमिटेड रिडक्शन करें, यानी कि 3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए वो रिड्यूस करें वैट अपने राज्यों में, या फिर एयरपोर्ट स्पेसिफिक करें। खासतौर पे जो हाई ट्रैफिक वाले एयरपोर्ट्स हैं दिल्ली और मुंबई, यहाँ पर सबसे ज़्यादा 25% और 18% वैट लगता है। तो यहाँ पर अगर वैट कम किया जाए तो ये कुछ प्रस्ताव दिए गए हैं सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से तमाम राज्यों को, और उसमें बहुत ही एक्टिव नेगोशिएशन चल रहा है। कुछ और जो कदम उठाने की प्लानिंग हो रही है उसमें कि रूट नेगोशिएशन किया जाएगा, नए रूट ऐसे तलाशे जाएं जो कि जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, वेस्ट एशिया है, उसको बाईपास कर सके ताकि जो ट्रैवल टाइम है उसे वो कम कर सके। साथ ही कई देशों के साथ जो एयर सर्विस एग्रीमेंट्स हैं उनको रिव्यू करने की बात चल रही है। और आखिर में एयरलाइंस को ईजी क्रेडिट मिल सके, इसके लिए जो ECLGS स्कीम है वो तैयार हो चुका है, उसको कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है। सरकार जल्दी ही ज़्यादा इथेनॉल ब्लेंड करने वाले फ्यूल की टेस्टिंग शुरू कर सकती है। इस मामले में 1 हफ्ते के अंदर बाकायदा नोटिफिकेशन भी आ सकता है। खबर पर और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारी कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता से। मनीषा जी, क्या डिटेल्स हैं? काफ़ी बढ़िया खबर हो जाएगी ये इंडिया ओवरऑल के लिए भी और उन कंपनीज के लिए जिन्होंने काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर एथेनॉल के तरीके से की हुई है। तो आपको बता दें कि एज ऑफ नाउ 1 अप्रैल से E20 यानी कि 20% एथेनॉल आपके पेट्रोल के साथ मिक्स करके हर पेट्रोल पंप में पैन इंडिया में एज ऑफ नाउ बेचा जाता है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि कच्चे तेल का इम्पोर्ट यहाँ पर मुश्किल होता हुआ नजर आया है, अंतर्राष्ट्रीय प्राइसेस काफ़ी ऊंचे हैं, तो एक दिक्कत यहाँ पर है। और दूसरा, एथेनॉल के लिहाज से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और कैपेसिटीज ऑलमोस्ट डबल हैं जो कि इंडिया एज ऑफ नाउ कंज्यूम करता है। तो कंपनीज, इंडस्ट्री एसोसिएशंस काफ़ी समय से इसके लिए पुश कर रही थी। तो अब E85, E100 फ्यूल्स की टेस्टिंग यहाँ पर बहुत जल्द हो सकती है। हमें सोर्सेज बताते हैं कि जो सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन है इस मामले में वो अगले 1 हफ्ते में आ भी सकता है। और इस बात की चर्चा यहाँ पर ऑटो मेकिंग कंपनीज और जो कंपनीज एथेनॉल बनाती हैं उनके साथ हो भी चुकी हैं। तो बड़े स्तर पर टेस्टिंग और स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क यहाँ पर तैयार करने के उद्देश्य से ये नोटिफिकेशन यहाँ पर लेके आया जाएगा। साथ ही साथ दिशा निर्देश यहाँ पर तय होंगे और आगे जाकर किस तरह से हम यहाँ पर ब्लेंडिंग देखेंगे उसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी। माना यह भी जा रहा है कि इसी के साथ साथ यहाँ पर फ्लेक्सी फ्यूल्स के ऊपर भी कोई पॉलिसी आई जा सकती है। GST को लेकर ये जो ब्लेंडिंग है इसके ऊपर भी कुछ चेंजेस आ सकते हैं। तो आई एम अज्यूमिंग कि एक स्ट्रिंग ऑफ चेंजेस इन सेंस ऑफ पॉलिसी और नोटिफिकेशंस हमें यहाँ पर आते हुए नजर आएंगे। लेकिन ओवरऑल ये काफ़ी पॉजिटिव खबर है इंडिया के लिए इन सेंस कि हम अपना इंपोर्ट यहाँ पर कम करेंगे कच्चे तेल का, और कंपनीज के लिए जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स की हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ सीज फायर को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया है, लेकिन ईरान के पोर्ट की नाकेबंदी जारी रहने का ऐलान भी किया है। वहीं ईरान ने भी 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि जब तक नाकेबंदी नहीं हटेगी बातचीत भी नहीं होगी। इसका क्या मतलब निकाला जाए और अब आगे युद्ध में कितनी राहत मिल सकती है, जानने के लिए बात करते हैं लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ गए। बताइए लक्ष्मण जी, सीज फायर आगे बढ़ गया है लेकिन असल में चल क्या रहा है? स्थायी युद्ध विराम पर बात बनेगी या आगे और बिगड़ेगी? देखिए, अभी तक जो हालात हैं उसके मुताबिक अब युद्ध थम गया है, या फिर ये कहें कि उस पूरे क्षेत्र में अब गोलीबारी नहीं होगी, बमबारी नहीं होगी, क्योंकि आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण था। आज अमेरिका की तरफ से जो सीज फायर का ऐलान किया गया था उसकी मियाद खत्म हो रही थी और बातचीत अगर सफल नहीं होती, मियाद खत्म हो जाती तो फिर से युद्ध शुरू हो जाता। लेकिन बातचीत तो हुई नहीं, क्योंकि ईरान इस्लामाबाद में आया नहीं, लिहाजा बातचीत रद्द कर दी गई इस्लामाबाद में। लेकिन देर रात अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह दावा किया कि वो फिलहाल सीज फायर को आगे बढ़ा रहे हैं, ईरान पर हमला नहीं कर रहे हैं। ये तो राहत की बात है, लेकिन जो चिंता की बात है वो ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसकी वजह से पूरी दुनिया, भारत में एनर्जी का संकट है, कच्चे तेल का संकट है, LPG का संकट है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हालात समान अभी नहीं हुए हैं। चूंकि अमेरिका ने सीज फायर का आगे तो बढ़ा दिया, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास जो उसने नाकेबंदी कर रखी है ताकि ईरान के पोर्ट पर ना तो कोई जहाज जाए ना तो ईरान के पोर्ट से कोई जहाज आए, उस नाकेबंदी को आगे भी जारी रखने का फैसला लिया है। हालांकि इसमें गौर करने वाली बात यह है कि सीज फायर पहले 15 दिन के लिए, फिर 10 दिन के लिए बढ़ाया गया, लेकिन
अब कितने दिन के लिए बढ़ाया गया है ये अमेरिका ने साफ नहीं किया है, यानी अनिश्चित काल के लिए सीज फायर बढ़ाया गया है। ट्रंप ने यह कहा है कि जब तक ईरान कोई एक ठोस शांति का प्रस्ताव लेकर के पेश नहीं आता है तब तक हम सीज फायर आगे बढ़ा रहे हैं, यानी ईरान पर हमला नहीं कर रहे हैं। हालांकि बाद के ट्रूथ सोशल पर अपने पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि ईरान वित्तीय तौर पर काफ़ी ध्वस्त हो चुका है और आने वाले दिनों में उसकी वित्तीय स्थिति काफ़ी नाजुक होगी। दूसरी तरफ ईरान ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि जब तक अमेरिका नाकेबंदी जारी रखेगा तब तक ईरान शांति के लिए वापस नहीं आएगा। यानी ये युद्ध से शुरू हुआ पूरा जो गोलीबारी से पूरा शुरू हुआ जो क्षेत्र है, युद्ध है, उसका अब सेंट्रल पॉइंट या केंद्रीय बिंदु अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और उसके सामने अमेरिकी नाकेबंदी पर आ गई। अब ये कब हटता है, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। बढ़ते हैं आगे। ब्रेंट में तेजी और आईटी में गिरावट से आज बाजार फिसलता नजर आया। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। आईटी इंडेक्स में 10 हफ्ते की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। बाकी बाजार का कैसा रहा हाल, बता रहे हैं नूपुर। मार्केट में आज कमजोरी के साथ ही कारोबार होते हुए नजर आए। शुरुआती दौर में भी कमजोरी थी, दिन के दौरान हल्की जो है बढ़त आती हुई नजर आई, लेकिन फिर क्लोजिंग के दौरान देखें तो दिन के निचले स्तरों पे ही बाजार बंद होते हुए दिखे। निफ्टी में देखें तो 200 अंक की कमजोरी आपको वहां पे नजर आएगी। सेंसेक्स में करीबन 750 अंक नीचे बंद होते हुए दिखा। बैंक निफ्टी भी थोड़ा दबाव में था, 250 अंक की कमजोरी यहाँ पर भी। हालांकि आउट परफॉर्मेंस आज नजर आई मिड एंड स्मॉल कैप इंडेक्स से, यहाँ पर बढ़त के साथ कारोबार होते हुए नजर आया। लेकिन सेक्टोरल इंडिसेस पे फोकस करें तो आज एक्सीडेंट ऑफ द डे निफ्टी आईटी करीबन 4% की कमजोरी यहां पर देखने को मिली। इसके अलावा आउट परफॉर्मेंस जो थी वो एनर्जी एफएमसीजी की तरफ से आई। एनर्जी स्पेस, पावर स्पेस लगातार रडार पे बना हुआ है, लेकिन एक्सीडेंट आईटी, मोस्ट ऑफ द आईटी स्टॉक्स आज फोकस पे थे। नतीजों के चलते आज दबाव यहां पर देखने को मिला। ऑलमोस्ट 30 शेयर निफ्टी 50 के जो थे वो कमजोरी के साथ ही कारोबार करते हुए नजर आ रहे थे। तो शुरुआत करते कमजोर वाले शेयरों के साथ, कहां पर कमजोरी आती हुई नजर आई। हालांकि बढ़ने वाले शेयर भी कुछ थे, वहां पर भी फोकस कर लेते। टाटा कंज्यूमर, HUL, एनटीपीसी, हिंडाल्को जैसे कुछ काउंटर्स थे जहां पर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। लेकिन कमजोरी HCL टेक के नतीजों के बाद ओवर द स्पेस पूरे आईटी स्पेस में आपको दिखेगी। HCL टेक, इन्फोसिस, M&M और TCS यहां पर देखे तो आपको कमजोरी के साथ कारोबार होते हुए नजर आया। मिड कैप के कुछ शेयर्स जहां पे बढ़त के साथ कारोबार हो रहा था, इरेडा, एक्साइड, SJVN, ट्यूब इन्वेस्टमेंट देखे तो यहां पे आपको बढ़त के साथ कारोबार होते हुए नजर आएगा। लेकिन कमजोरी के साथ फिर से एक बार मिड कैप आईटी स्टॉक आपकी स्क्रीन पर है। पूरा का पूरा लूजर सेगमेंट ही आज आईटी का था। कमजोरी के साथ बाजार बंद हुए, नतीजों का असर रहा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर था। तो आज बाजार में आईटी में कमजोरी रही और कल आईटी दिग्गज इन्फोसिस के नतीजे आने वाले हैं। तो कैसे रह सकते हैं इन्फोसिस के नतीजे और क्या है अनुमान, बता रहे हैं आशीष वर्मा। जी हाँ, कल वो दिग्गज इन्फोसिस अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेगा और आमतौर पे क्लियर टाइमलाइन देता है, वो आपकी स्क्रीन्स पर रख दिया है। 3:45 के आसपास चौथी तिमाही के नंबर्स आने, उसके बाद 4:30 पे प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर वो एनालिस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल। तो कल बाजार बंद होते ही शायद इन्फी अपने Q4 और फाइनेंशियल ईयर 26 के नंबर्स सामने रख रहा होगा। क्या एक्सपेक्टेड है? कमजोर रहेंगे, मतलब कांस्टेंट करेंसी में आए, एक्सपेक्टेड है 0.5% तिमाही दर तिमाही गिर रही होगी। इनफैक्ट मैंने पिछले कुछ क्वार्टर्स का परफॉर्मेंस कांस्टेंट करेंसी का आपकी स्क्रीन पर रखा है Q on Q। लगातार पिछले 4 क्वार्टर से दिक्कतें बढ़ती चली जा रही है और इस बार एक डी ग्रोथ वाला शायद क्वार्टर आपके सामने हो। अच्छा, मार्जिन्स के फ्रंट पे एक्सपेक्टेड ये है कि मार्जिन्स एक्सपैंड करेंगे करीब 20 से 40 बेसिस पॉइंट्स के आसपास, जबकि ये क्वार्टर वो होता है जब आप वेज, वीजा कॉस्ट वगैरह फैक्टर इन करते हो, एक्सपेंसेस होते हैं, नंबर ऑफ बिलिंग डेज कम होते हैं, तो मार्जिन्स क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि रुपए में कमजोरी है और इनका भी एक प्रोजेक्ट मैक्सिमस चल रहा है जिसका आइडिया बेसिकली है मार्जिन्स के लीवर्स, ट्रिगर्स ढूंढना और मार्जिन्स इंप्रूव करना। शायद उसका फायदा मिल रहा होगा, इसलिए मार्जिन्स 20 से 40 बेसिस पॉइंट तिमाही दर तिमाही बढ़ के आएंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात और सबसे इंपॉर्टेंट, इन्फोसिस क्योंकि आप नए साल की कगार पे खड़े हुए हैं, FY27 की गाइडेंस शेयर करेगा। ज्यादातर वैसे है स्ट्रीट डिवाइडेड, पर एक बड़ा तबका है जो मानता है कि 1.5% से 4.5% कांस्टेंट करेंसी में आए FY27 में बढ़ सकती है, इस बात की गाइडेंस कंपनी दे। हालांकि डिवीजन मतलब कुछ लोग कह रहे हैं ये साहब 2 से 5% हो सकता है, कुछ कह रहे हैं 1 से 4% भी हो सकता है डिवाइडेड, लेकिन लार्जली आप मान के लिए भाव में ये प्राइस है 1.5 से 4.5% के आसपास की गाइडेंस।
और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। फिर से आपका स्वागत है CNBC आवाज पर और आप देखते हैं चुनाव से जुड़ी खबरें। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी के मामले में बीजेपी ने खड़गे के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की है। बीजेपी ने खड़गे से माफी मांगने और ईसी से ऐसी भाषा पर रोक लगाने की अपील की है। बीजेपी ने यह शिकायत प्रधानमंत्री मोदी को आतंकी कहने वाली टिप्पणी पर दर्ज कराई है। इससे पहले खड़गे ने पूरे मामले में सफाई दी थी। खड़गे ने कहा था कि उन्होंने पीएम मोदी को आतंकवादी नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी डराते धमकाते हैं और वो लोगों को आतंकित करते हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में एक रैली में राहुल और खड़गे पर हमला किया। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी के साथ रहते रहते खड़गे जी की भी भाषा बिगड़ गई है। अमित शाह ने यह भी कहा कि विपक्ष मोदी जी को जितनी गाली देगा उतना कमल ज्यादा खिलेगा। जिस नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद को समाप्त कर दिया, वो नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेस के अध्यक्ष आतंकवादी कह रहे हैं। ये राहुल बाबा के साथ रह रहकर खड़गे जी भी भाषा बिगड़ने लगी है। राहुल बाबा, मोदी जी को जितनी गालियां दोगे, जितना गाली का कीचड़ बनाओगे, कमल उतना शान के साथ खिलकर आए। मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र को खतरे में डाला है, ये सख्त टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने। वोटिंग के एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को कड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि कोई भी मुख्यमंत्री किसी भी जांच में रुकावट नहीं डाल सकता। कोर्ट ने आईपैक के प्रतीक जैन के घर ईडी छापे के वक्त सीएम की दखल को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है। डिटेल लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं शंकर आनंद। शंकर, बताइए, वोटिंग के एक दिन पहले ममता को सुप्रीम कोर्ट से इतनी कड़ी फटकार लगी है, क्या है पूरा मामला? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई होनी थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस अंजारिया की जो कोर्ट है वो इस मामले की सुनवाई कर रही थी। जिस तरह से आईपैक से जुड़े मामले में सुनवाई के दौरान में आज कोर्ट के द्वारा कई महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई है, जिसमें कि सबसे प्रमुख टिप्पणी की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कई प्रमुख टिप्पणियां की गई हैं और जिसमें कहा गया है कि एक मुख्यमंत्री होकर के जिस तरह से मौके पे जाकर के जब वहां पर जांच एजेंसी कोई सर्च ऑपरेशन कर रही है, तमाम सबूतों को इकट्ठा कर रही है और वहां पर जिस तरह से पूरे उस प्रावधान में ममता बनर्जी की जो भूमिका रही है उसे सही नहीं ठहराया जा सकता है। और इस मामले पे कई महत्वपूर्ण जो टिप्पणी की गई है उसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने पूरे सिस्टम को खतरे में डाल दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की है कि हमने कभी सोचा नहीं था कि देश में ऐसा दिन भी आएगा कि कोई मुख्यमंत्री जांच के बीच में इस तरह से दखल देगा। हालांकि आज तमाम इस मामले की सुनवाई हुई और कल भी इस मामले में सुनवाई होनी है और समझा जा सकता है कि कल मतदान होना है पश्चिम बंगाल में और उससे ठीक एक दिन पहले इस मामले की सुनवाई के दौरान में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा काफी सख्त टिप्पणी की गई है, निश्चित तौर पे इस मामले पर तमाम जो एक कहा जा सकता है जांच एजेंसी ईडी के बीच में एक खुशी की लहर जरूर होगी, क्योंकि जिस तरह से जांच एजेंसी इस मामले में ईडी के द्वारा तमाम दलीलों को कोर्ट के सामने रखा गया और कहा गया कि हम लोग तफ्तीश कर रहे थे, सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई कर रहे थे और उसी बीच में जिस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंचती हैं और पूरे जांच को प्रभावित करते हैं, तो इससे जुड़े हुए तमाम दलीलों को सुनने के बाद आज कोर्ट के द्वारा बेहद सख्त टिप्पणी की गई और देखना लाजमी होगा कि कल जब इस मामले में सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पीके मिश्रा, जस्टिस अंजारिया की कोर्ट में, तो किस तरह से आगे इस मामले पे निर्देश दिए जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका शंकर। और बंगाल चुनाव में इस बार फिर से दीदी वर्सेस मोदी शाह की जोड़ी का दंगल जारी है। आवाज अड्डा में आज इसी पर होगी बड़ी चर्चा। जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। बंगाल चुनाव किसका चलेगा दांव।
टेस्ला ने भारत में अपनी पॉपुलर इलेक्ट्रिक एसयूवी टेस्ला मॉडल वाई का 6 सीटर वर्जन लॉन्च कर दिया है। इस लॉन्ग व्हील बेस मॉडल वाई की एक शोरूम कीमत करीब 62 लाख रुपए रखी गई है। ये कार फुल चार्ज में लगभग 681 किलोमीटर की रेंज देने का दावा करती है। कंपनी का कहना है कि मॉडल वाई का ये दूसरा वेरिएंट खासतौर पर भारतीय ग्राहकों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। कीमत के लिहाज से इसका सीधा मुकाबला किया EV9 और मर्सिडीज बेंज EQA जैसी लग्जरी इलेक्ट्रिक एसयूवी से होगा। इस गाड़ी में और क्या कुछ खास है, बता रहे हैं कुमार संजय। टेस्ला मॉडल वाई लॉन्ग व्हीलबेस प्रीमियम वर्जन, हमारे दो के साथ 2 सीट और। कीमत जान लीजिए, 62 लाख रुपए एक शोरूम कीमत है। बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन जो इसकी डिलीवरी है वो कंपनी जून में करेगी और कंपनी इसे CBU के तौर पर लाकर यहाँ पर बेच रही है। और इस गाड़ी की जो दूसरी खासियत है, रेंज फुल चार्ज में 681 किलोमीटर एक कंपनी का दावा है टेस्ट कंडीशन के हिसाब से। और इस गाड़ी को मॉडल वाई के प्लेटफॉर्म बनाया गया, लेकिन उससे इसका जो व्हील बेस है थोड़ा सा लंबा रखा गया है। करीब 150 mm व्हील बेस इसका लंबा है। 19 इंच का आपको व्हील मिलता है और व्हील का डिजाइन थोड़ा सा एरोडायनेमिक बनाया गया है। जो डोर हैं, आप देखेंगे जो डोर हैं वो फ्रेम लेस हैं, यानी आप देखिए खोला मैंने, यहाँ पर कोई फ्रेम नहीं मिलता है। फ्रंट डोर और रियर डोर दोनों में आपको फ्रेमलेस रखा गया है। जो इंटीरियर है उसमें आपको 16 इंच का स्क्रीन मिलता है, जिसमें सारे कंट्रोल मिलते हैं। जो मॉडल वाई मिलता है सारे फीचर्स इसमें दिए गए हैं। इसमें आपको एक्स्ट्रा चीज़ है कि 19 स्पीकर दिए गए हैं और तीनों रो में वेंटिलेटेड सीट दिया गया है। अगर तीनों रो सीट जो है अगर आप खड़ा रखते हैं तो करीब 400 लीटर के आसपास आपको बूट स्पेस मिलता है। और इसमें बैटरी पैक लगा हुआ है, करीब 88 किलोवाट का बैटरी पैक दिया गया है। और इस गाड़ी का वैसे भारत में किसी से मुकाबला तो नहीं है, लेकिन किया की जो 9 है उससे है और EQS उससे है प्राइस के लेवल के हिसाब से। और इसी के साथ आवाज़ समाचार में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला यहाँ लगातार जारी रहेगा। आप भी रहिए खबरों पर अपडेट, जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से। हम सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं। नमस्कार।